सारे पॉलीमर्स और प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, अंततः प्रोटीन के चारों स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए। क्योंकि टाइम बहुत कम था तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चारों पढ़ाने के चक्कर में एक दो बातें आप लोगों से छूटी, उनको रिकवर करने के बाद मैं अगले टॉपिक में जाता हूँ। बस आपसे पूछते जाता हूँ, आप मुझे बताते जाएंगे। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में 4 स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे। इनमें से जो पहला स्ट्रक्चर था उसे बोला गया था प्राइमरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोग को बताया गया था कि दीज आर द लीनियर स्ट्रक्चर्स, और लीनियर स्ट्रक्चर में हमें बताया गया था कि इसका एक एन टर्मिनल है और एक सी टर्मिनल। एन टर्मिनल वो टर्मिनल है जहां पर NH2 फ्री है, बॉन्ड में नहीं है, और सी टर्मिनल वो है जहां पर COH फ्री है, बॉन्ड में नहीं है। अब ये वो NH2 और वो CH है जो आपने अमीनो एसिड में देखे हैं, NH2 C COH H और R इज वेरिएबल, फिक्स और वेरिएबल। और अगर मैं इधर की तरफ पेप्टाइड बॉन्ड बनाऊं NH2 C COH, तो बताओ इधर का COH जाएगा इधर का NH2, और इधर बनाऊं तो इधर का COH और इधर का, तो बीच वाले किसी भी अमीनो एसिड के NH2 भी बेटा बॉन्ड में है और COH भी बॉन्ड में है, लेकिन टर्मिनल वाले में एक का COH फ्री होगा और एक का, जिसका NH2 फ्री है वो, और वो याद रखना प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर द पेप्टाइड्स बॉन्ड। बोलो कौन से बॉन्ड? बाकी मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने बोला था प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने वाले इनके अपने मेन बॉन्ड होते हैं। जैसे मैं कल को बोलूं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ, उनके मेन बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर। अगर मैं बोलूं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड, उनके मेन बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद है? तो बताओ इनके मेन बॉन्ड कौन से बॉन्ड है? पेप्टाइड। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जब मैंने पढ़ाया था आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपने देखा कि जब भी प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्ड्स पाए जाएंगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी। अभी भी एन टर्मिनल है और सी टर्मिनल, पर याद रखना इन फोल्ड को स्टेबल करने के लिए देयर मस्ट बी सम बॉन्ड। तो याद रखना सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए वी हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड? तो बताओ हमारे पास अगर कोई पूछे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? 2। एक कौन? पेप्टाइड बॉन्ड, और एक कौन? हाइड्रोजन। फिर मैंने आपको तीसरे स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, जगह यहीं पर है, कम है तो मैं यहीं पढ़ा दे रहा हूं। तीसरे स्ट्रक्चर मैंने बताए थे कि ये वुलन बॉल लाइक है, ऊन के गोलों जैसे हैं, जिनका एक सिरा N हो सकता है और एक C। तो याद रखना N और C सिरों के बीच में ऊन के गोलों की तरह स्ट्रक्चर है। तो बताओ ये जो ऊन के गोलों की तरह स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी की टर्सरी। टर्सरी स्ट्रक्चर में देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, जो पहले से है पेप्टाइड बॉन्ड होना ही है। याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद फोल्डिंग पड़ रही। तीसरे तरीके के जो बॉन्ड हो सकते हैं दे आर नोन एज डाइसल्फाइड बॉन्ड। थ्योरी में नहीं है, लेकिन अपने अपने डायग्राम देखिए। टर्सरी स्ट्रक्चर में डाइसल्टाइड जहां लिखा है, सल्टाइड की जगह सल्फाइड करिए। सल्टाइड है कि सल्फाइड? तो टर्सरी स्ट्रक्चर में 3 तरीके के बॉन्ड हो सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, यस, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 टर्सरी स्ट्रक्चर जब कभी आपस में आते हैं वान डर वाल फोर्सेस से, कौन से फोर्सेस? वान डर वाल फोर्सेस से आपस में जुड़ते हैं, तो इन दोनों के कंबाइंड स्ट्रक्चर को टर्सरी बोलते हैं कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और कल मैंने आपको पढ़ाया था, इफ आई हैव अ
linear structure. It is a primary. If it is folded, secondary. If it is folded like woolen ball, and when the two tertiary structure they come together, they are known as quaternary structure. So quaternary structure में मैं बॉन्ड आपसे पूछता हूँ, आप बोलिए क्या इनमें पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? बिल्कुल होंगे। पेप्टाइड बॉन्ड के बिना तो अमीनो एसिड जुड़ ही नहीं सकते। पर क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? यस सर होंगे। क्या इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे? यस सर। याद रखना इसके अलावा होंगे वॉन डर वॉल बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड? वॉन डर वॉल बॉन्ड्स। ये वो बॉन्ड्स हैं जो दो मॉलिक्यूल के बीच में है। मैंने इसका एग्जाम्पल आपको हीमोग्लोबिन बताया था। क्या बताया था? जिसकी कितनी चेन? 2 अल्फा 2 बीटा। तो बताओ अल्फा चेन कौन सी चेन है? प्रोटीन चेन। तो प्रोटीन की कितनी अल्फा है? 2। और कितनी बीटा है? 2। तो टोटल मिलाकर कितनी? 4। चारों चेन आपस में कौन सा फोर्सेस है? वॉन डर वॉल। सो मेरे साथ अगर कभी क्वेश्चन करना तो मैं पूछूं कि देयर इज अ प्रोटीन विच इज अ बायोलॉजिकली एक्टिव and having the van der Waal forces or the van der Waal bonds, tertiary or quaternary. There is a protein which have 3 bond, peptide bond, hydrogen bond and disulfide bond, tertiary. The protein which have only one type of bond known as peptide bond, primary. If the peptide and hydrogen bond both are present, secondary. भूमिका जी क्लासेस क्यों छोड़ती हैं आप? जल्दी बताएं। सर दर्द हो रहा है, घर पे थे, बैठिए। तो आपके सामने ये चारों के चारों बॉन्ड है, चारों के चारों आपको तरीके के स्ट्रक्चर बता दिए गए। तो ये मैं स्ट्रक्चर आपको पढ़ा चुका हूं, बस इसका रिमेनिंग पार्ट था कि मैं बॉन्ड के नाम नहीं बता पाया था। एक बार मैं रिवाइज करता हूं, आप चले जाओ। प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल बॉन्ड, पेप्टाइड। सेकेंडरी में पेप्टाइड है, कभी कभी डाइसल्फाइड हो सकते हैं लेकिन मेनली पेप्टाइड है। टर्सरी में पेप्टाइड, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड। और क्वाटरनरी में पेप्टाइड, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड। पक्का? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन द पॉलीमर। ये हमारा आज का नया टॉपिक है, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर। इन पॉलीमर अजीब सा बड़ा सा हेडिंग है, क्या कहना चाह रहे हैं? कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं आपसे बोलता हूं तुम केवल 3 पॉलीमर के नाम मुझे बता दो जो तुम्हारे बायोमॉलिक्यूल में कई बार पढ़ा चुका हूं। एक पॉलीमर का नाम है प्रोटीन। सर एक पॉलीमर का नाम प्रोटीन, थैंक यू वेरी मच। एक पॉलीमर का नाम है पॉलीसैकेराइड, थैंक यू वेरी मच, ये भी हमें आता है। और एक पॉलीमर का नाम है सर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कितने पढ़े थे हमने? 2, एक आरएनए और एक। बताओ ये सब क्या है? अब वो बोल रहा है पॉलीमर है प्रोटीन, तो इनके मोनोमर भी आपको बताने पड़ेंगे। कि मैं पूछूं कि सर जी प्रोटीन के मोनोमर का नाम बताएं, बता पाओगे? इट इज नोन एज अमीनो एसिड। कुछ लोग अभी भी इसे बोलते हैं कि सर पता नहीं क्यों मुश्किल चीजें पढ़ाते हैं। अरे बेटा मैंने कितनी बार बोला है, क्या प्रोटीन एक बड़ी सी माला जैसी है जिसमें एक मोती की बहुत सारे, तो बहुत सारे मोती होना उसके एक मोती का नाम और इस मोनोमर का नाम अमीनो एसिड। तो इस माला का नाम प्रोटीन, उसके मोती का नाम। ठीक पॉलीसैकेराइड नाम की माला का नाम मोनोसैकेराइड। फिर से बोलो मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड में मैंने आपको बताया था, क्या ये ग्लूकोज हो सकती है? ग्लूकोज जब पॉलीमर बनाते हैं तो 3 नाम बताए थे, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। लीनियर वाला, ब्रांच वाला एंड ग्लाइकोजन। ज्यादा कौन? ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर हैं न्यूक्लियोटाइड। तो वो पूछना चाहते हैं कि जब अमीनो एसिड से अमीनो एसिड जुड़ता है तो उस नेचर ऑफ बॉन्ड का नाम बताइए। नेचर ऑफ बॉन्ड व्हेन अमीनो एसिड कंबाइंड विद अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीमर। नो, इट्स अ नेम, नॉट द नेचर। नाम क्या है?
बोलो, प्रोटीन को जोड़ने वाले बॉन्ड का नाम पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बोलो क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस वाले का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये तो नाम है, वो नाम जानना ही नहीं चाहते, उन्हें मालूम है अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगी, क्या बनेगी, प्रोटीन। द नेचर ऑफ बॉन्ड विल बी पेप्टाइड बॉन्ड। जब मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेंगी बनेगा पॉलीसेक्राइड, बॉन्ड नेम इज ग्लाइकोसिड। जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगी बनेगा न्यूक्लिक एसिड, द बॉन्ड इज फॉस्फोडाइस्टर। तो पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नेचर क्या है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का नेचर क्या है, ये हेडिंग। बोलो क्या लिखा है, नेम ऑफ बॉन्ड की नेचर, नेचर ऑफ बॉन्ड, लिंकिंग, क्या लिंक कर रही है, मोनोमर। इन किसी भी पॉलीमर में लिंक होने वाले मोनोमर के बीच में लगने वाले बॉन्ड का नाम तो हमें मालूम है, लेकिन उसका नेचर, तो क्या हमें नेचर पता करना चाहिए? चलो एक एक करके सारे नेचर हम लोग पता करेंगे। सरताज जी खड़े होइए। चलिए सबसे पहले तो हमें आप प्रोटीन के मोनोमर का नाम बताइए। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बताएंगे आप हमें, ठीक है? बताइए। NH2 और C, COH, H, R फिक्स की वेरिएबल, तो ये तो एक अमीनो एसिड हुआ। दूसरा अमीनो एसिड बनाएंगे हम लोग HNH, क्या लगाया, C, COOH, H फिक्स की वेरिएबल, फिक्स, और ये वाला वेरिएबल R डैश कर दिया। अब मैं पेप्टाइड बॉन्ड बनाने जा रहा हूं। कौन सा बॉन्ड बताओ, ये पेप्टाइड बॉन्ड है कि अमीनो एसिड है? अमीनो एसिड। और ये भी क्या, क्या दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ने वाली हैं? बताइए कैसे जुड़ी, क्या यहां से वाटर निकलेगा, ये H, ये H, H2 और O, ये निकल जाएगा। चलो इन्हें निकालते हैं, क्या क्या निकलेगा, OHH। बताओ H2O निकल गया, और H2O निकलने के बाद एक बॉन्ड बना, बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो बॉन्ड हमें मालूम था, लेकिन नेचर नहीं मालूम था। नेचर सरताज जी ने बता दिया। थैंक यू सरताज, बैठ जाइए। याद रखना, यहाँ पर वाटर बाहर निकला है तब बॉन्ड बना है। वाटर बाहर निकलना, इट इज डिहाइड्रेशन। फिर से बोलो। और याद रखना, ये डिहाइड्रेशन होने के बाद बॉन्ड की सिंथेसिस है, इसलिए ऐसे बॉन्ड का नाम होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। फिर से बोलो। मैं नहीं समझ पाया, आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या सिंथेसाइज हुआ है? कैसे सिंथेसाइज हुआ है? जब दो मॉलिक्यूल ने मिलकर के एक मॉलिक्यूल का वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया तब ये बॉन्ड बना। तो बताओ, पानी निकलने पर बॉन्ड बना कि जुड़ने पर? तो ऐसा बॉन्ड जो पानी निकलने पर बने, पानी निकलने पर बने, उसका नाम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। बहुत खतरनाक टॉपिक है, अभी थोड़ी देर बाद आपको जान जाएंगे। याद रखना, प्रोटीन के जो बॉन्ड हैं उन बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड का जो नेचर है वो कैसा है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। दोनों शब्द डिफाइन करो। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? रिमूवल ऑफ वाटर ड्यूरिंग बॉन्ड सिंथेसिस, इट इज नोन एज डिहाइड्रेशन। तो बताओ, पेप्टाइड बॉन्ड एक तरीके के डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के एग्जाम्पल हैं क्या? yes, बिल्कुल एग्जाम्पल है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। आपके सामने इसको आपके सामने रखता हूं, ध्यान सुनना। प्रोटीन आपके खाने में दाल के रूप में आ सकती है, मटर सब्जी के रूप में आ सकती है, मटर आप खाते हो, चने की सब्जी के रूप में आ सकती है, छोले के रूप में आ सकती है। इसके अलावा अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो चिकन के रूप में आ सकती है, मटन के रूप में आ सकती है। तो आपके खाने में जो भी प्रोटीन आ रही है, याद रखना उस प्रोटीन के बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। और यह भी याद रखना कि जब आप दाल खा रहे हो तो इसे पचाना पड़ेगा। नहीं सर, हम तो दाल पी गए और बस ऐसे ही निकल जाएगी, क्या दाल का डाइजेशन होगा? तो जब मैं बच्चों से पूछता हूं व्हाट इज द डाइजेशन, तो कहते हैं डाइजेशन मतलब पाचन। फिर मैं पूछता हूं व्हाट इज पाचन,
बोलते पाचन इज डाइजेशन। सर राम कहाँ रहता है? श्याम के घर के बगल। श्याम कहाँ रहता है? राम के घर। दोनों कहाँ रहते हैं? अगल बगल में। जवाब बड़ा बढ़िया है। डाइजेशन का मतलब ही होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। डाइजेशन का मतलब दाल खाया है तो दाल इज मोनोमर की पॉलीमर। अब दाल को तोड़ तोड़ करके मोनोमर में तब्दील कर दो। इट इज डाइजेशन, इट इज अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। चलो मैं तुमसे पूछता हूं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड का मतलब है, बॉन्ड बना कैसे था? पानी निकालने से बॉन्ड। तो बताओ पानी डालने पर बॉन्ड? नहीं सुना मैंने। अगर मैं पानी डालूं तो बॉन्ड बचेगा कि टूट जाएगा? पानी डालने पर टूटने वाला बॉन्ड, इट इज प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। फिर से बोलो। हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेकना। तो बताओ व्हाट इज डाइजेशन? इट इज हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज डाइजेशन? तो डाइजेशन को दूसरे शब्द में हम कैसे बोल सकते हैं? हाइड्रोलिसिस। और तभी मैं कहता हूं कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, फिर से बोलो, इस दुनिया में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यानी वो बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस। यानी दे आर डूइंग हाइड्रोलिसिस। बोलो क्या कर रहे हैं? सूर्या जी खड़े हो जाइए। और हाइड्रोलिसिस करने वाले इन एंजाइम का नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। खड़े हो जाइए। और हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम का दूसरा नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। बोलो क्या नाम है? और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है एक सेल ऑर्गेनेल में थे। शांत रहना। यस बिटिया जरा खूंटा पकड़े रहना, टूट न जाए। हाँ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक सेल ऑर्गेनेल में थे। अब समझ लो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? सूर्या जी तुम तैयार हो ही नहीं। किसी को याद है? कितने लोग को हाथ उठाओ। सूर्या देखो तुम्हारी हालत इनसे कमजोर है। कौन सा सोम? लाइसोसोम आपकी बॉडी में प्रेजेंट किसी भी खाने को पचा सकता है। और मैंने बोला था इसी का नाम था सुसाइडल बॉडी। याद है? अगर ये सेल में फूट गया तो सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन बचेगी? प्रोटीन नहीं बचेगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे कि प्रोटीन सेल में कितने % थी? ये कब पढ़ाया सर आपने? खड़े हो जाओ। प्रोटीन सेल में कितने थे? इसको नीचे करो। 15 से 7, 17। हे भगवान बच्चों याद करो। वाटर 70 सेल के अंदर है। प्रोटीन 10 से 15, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आयरन। तो सेल में भी क्या न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं? और सेल में अगर वो बैग फटा तो सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट बचेंगे कि डाइजेस्ट होंगे? तो सेल बचेगी कि मर जाएगी? बैठो, गुड, बैठो। क्योंकि पीएच डिस्टर्ब होते हैं। इनका क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्यों कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए? याद रखना, अगर हमने खाना खाया है तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। खाना खाते वक्त जब हम ये लोग चबाते हैं तो हमारी ब्रेन एक्टिव होते हैं। एक एंजाइम, एक हार्मोन होता है एसिटाइलकोलिन, सुना है ना? एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरो हार्मोन। कौन सा? और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग से निकलता है। कुछ लोग घबरा जाएंगे क्या होता है, खैर छोड़ो। और उन नर्व एंडिंग से निकलने के बाद ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कराता है। किसका? तो तुमने खाना खाया तो पेट में HCl घटा की बढ़ गया। और HCl क्यों जरूरी है? आपके खाने का क्या होना चाहिए? डाइजेशन। खाना खाने के बाद तुमने धकोल के 2 जग पानी पी लिए। बताओ HCl था, उसको तुमने कॉन्सेंट्रेट कर दिया कि डाइजेशन। वो प्रोसेस जारी रहेगा कि कमजोर हो जाएगा? नहीं आया। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पीना भी चाहिए तो सिप ऑफ वाटर, थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि तुमने 2 रोटी खाई और 1.5 किलो पानी पी गए। डाइजेशन गड़बड़ करेंगे। हाँ
बेटा आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं होते, कोवेलेंट बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर कोवेलेंट। पढ़े हो? तो जितनी पोलर अमीनो एसिड है, अब क्या बताएं, पोलर अमीनो एसिड वो होती हैं जो या तो बहुत एसिडिक हैं और बेसिक। तो अब आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में यही होता है कि जब शेयरिंग बराबर हो तो कोवेलेंट बॉन्ड, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, लेकिन दोनों शेयरिंग बीच में होता है कि एक तरफ? हाँ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है पोलर कंपाउंड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा, तो वो क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा कि खींच लेगा? हाँ चित्रांश बाबू, सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं, बैठ जाओ। तो अमीनो एसिड कैन बी पोलर, कैन बी, और वो तुम अपना केमिस्ट्री में देखना। तो बताओ, इतनी कहानी बताई मैंने, इस कहानी में तुम्हें बॉन्ड क्या मिला, किस नेचर का मिला? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। किसमें? तो कल को कोई प्रोटीन का बॉन्ड का नाम पूछे और नेचर ऑफ बॉन्ड पूछे, दोनों अलग अलग बता पाओगे? प्रोटीन के बॉन्ड का नाम, नेचर ऑफ बॉन्ड, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। आइए दूसरा है हमारे पास पॉलीसेकेराइड, सॉरी चलो अच्छा पॉलीसेकेराइड ही देख लेते हैं। पॉलीसेकेराइड, अब जब तुम पॉलीसेकेराइड देखने जाते हो तो तुम चलो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखते हो। पहला पॉइंट था OH, याद है? दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा OH, पांचवा COC, CH2OH। क्या ये 5-6 की 6 पोजीशन याद है? क्या ये ग्लूकोज है? ग्लूकोज इज हेक्सो, C6H12O6, याद है? तो ये एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से जुड़ रहा है, जैसे ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से जुड़ रहा है आपको बताना पड़ेगा, पहला OH, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा OH, पांचवा COC और CH2। मैंने आपको सिखाया है, मैं जानता हूं, मैंने बहुत मेहनत की। ये पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6, पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6, पोजीशन नंबर 1 और के बीच में वाटर निकलेगा, चलो निकाल दो, ये पानी निकाल दो, वो बचेगा। तो बताओ, जैसे ही तुमने ये पानी निकाला बच्चों, क्या बॉन्ड बना? COC। क्या ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? क्या ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है? क्या इसके बनाने पर भी वाटर निकला है? क्या इसका भी नेचर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का है? यस और नो? यस, याद रखना, इसका भी नेचर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का है। और मान लीजिए कि यहाँ पर एक चेन बने और ब्रांच निकले, और इस पॉलीसेकेराइड का नाम है स्टार्च। बोलो क्या नाम है? तो और स्टार्च आपको मिलेगा रोटी में, चावल में, आलू में। तो बताइए, क्या आप जब रोटी, चावल और आलू खाएंगे तो क्या खाएंगे? क्या इसे भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा? कोई मुझे बताइए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी निकालना पड़ेगा कि ऐड करना? फिर से बोलो, ऐड करना पड़ेगा। वाटर अगर आपने ऐड किया तो बताओ प्रोसेस का नाम हाइड्रोलिसिस। तो बताओ, स्टार्च का डाइजेशन भी, और स्टार्च डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी क्या हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। बोलो क्या नाम है? दीज आर ऑल्सो द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और इसीलिए मैंने एक दिन बड़ा सेंटेंस बोला था, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर। तो बताओ भाई, इसको भी खत्म करो। पॉलीसेकेराइड के बॉन्ड का नाम 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ब्रांच पर, लीनियर पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गए। और क्या ये भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के एग्जाम्पल हैं? इनको भी बाय बाय करते हैं। अच्छा भाई, तीसरे तरीके का पॉलीमर है, इट इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ऑल्दो मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है कि मुझे बार बार नहीं पढ़ाना चाहिए, लिख देना चाहिए हेंस, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लिक एसिड। कितने प्रकार के? 2, एक कौन? DNA और एक कौन? याद है हमको?
चलो देखते हैं याद है कि नहीं याद है। अगर याद होगा तो बॉन्ड अपने आप याद होगा। चलो पहले राइबो न्यूक्लियोटाइड मेरे लिए बनाइए। पहली पोजीशन नाइट्रोजन बेस, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा COC, फिर CH2OH। यस और नो? अच्छा बताओ, पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा COC, फिर CH2, सॉरी OP, डबल बॉन्ड OH और OH। बताओ इस बॉन्ड का नाम? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कैसे बना था याद है? CH2OP डबल बॉन्ड OH। बताओ इस बॉन्ड का नाम? ईस्टर की डाइस्टर? एक बॉन्ड है, ईस्टर है। एसिड और अल्कोहल रिएक्शन किए हैं, बताइए एसिडिक की अल्कोहल? ये क्या एक और ईस्टर बॉन्ड बन सकता है? आइए बनाइए, एक और ईस्टर बॉन्ड बना। ईस्टर और ईस्टर, क्या ये PDE बॉन्ड है? व्हाट इज PDE? पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5। पोजीशन 1 2 3 4 5। बताओ किससे किसके बीच में? 3 और 5। क्या ये 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है? यस, याद रखना, दीज आर 5 prime to 3 prime फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बॉन्डिंग इज ऑलवेज फ्रॉम 5 prime to 3। अब बताओ, जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा था, चाहे यहां पर चाहे यहां पर, क्या निकल रहा था? वाटर। अगर वाटर निकल रहा था तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब अगर कोई पूछे कि सर मैं न्यूक्लिक एसिड खाता हूं क्या? बिल्कुल खाते हैं। अगर आप कोई लिविंग सेल खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? कोई भी लिविंग सेल खा रहे होंगे तो उसके पास न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? और न्यूक्लियस में क्या होगा? DNA। तो बताओ DNA खा सकते हैं? यस। जब आप सब्जियां खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं या कोई दूसरी सेल्स खाते हैं तो उनमें न्यूक्लिक एसिड होता है। खूब सारा न्यूक्लिक एसिड खाते हैं। बताओ न्यूक्लिक एसिड को खाने के पास पचाना पड़ेगा। कैसे पचाओगे? हाइड्रोलिसिस से। तो चाहे तुम रोटी खाओ, चाहे तुम दाल खाओ, चाहे तुम सब्जी खाओ, डाइजेशन करने के लिए कौन से एंजाइम चाहिए? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसलिए ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम। अब कुछ लोगों के मन में है कि सर मैं रोटी दाल सब्जी तो खा रहा हूँ, घी खा रहा हूँ, तो क्या हो रहा होगा? नो डाउट दैट इज नॉट पॉलीमर। लिपिड इज नॉट द पॉलीमर। मैं पहले से बता दूं, लिपिड पॉलीमर नहीं है, लेकिन उसमें वो सारे गुण हैं जो बाकी फूड में है। किसी को ग्लिसरॉल याद है? CH2 CH2। ये क्या है? हाँ? और क्या ग्लिसरॉल में फैटी एसिड जुड़ सकते हैं? फैटी एसिड का फॉर्मूला याद है? HOOCR1 HOOCR2 HOOCR3। ये बताओ तीनों एक ही है कि अलग अलग? वाटर निकल गया। कुछ केमिस्ट्री वाले लोग बोलेंगे सर वाटर में वो इधर से निकलता है, इधर से निकलता है, मुझे इससे लेना देना। आप वाटर निकालिए, मैं किसी तरीके से अपना काम कर रहा हूं। जब ये बॉन्ड निकलेंगे, एक वाटर यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा और एक यहां से निकलेगा। बताओ कितने बॉन्ड बनेंगे? 3। बताओ हर बॉन्ड का नाम होगा ग्लिसराइड। बोलो क्या नाम? 3 जगह ग्लिसराइड बनेगा। तो बताओ अगर एक बनता तो मोनो, 3 जगह तो ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड मैंने 2 प्रकार के पढ़ाए थे, एक ऑयल और एक फैट। अगर सॉलिड है तो ऑयल की फैट और लिक्विड है तो किसमें? भट्टी टेम्परेचर के रूम टेम्परेचर? तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है तो, और फैट है तो सॉलिड होगा। डालडा क्या है? ऑयल। मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड ऑयल। जिंजली ऑयल। अगर मैं बोलूं देसी घी, तो जब ये देसी घी खाते होगे तो कौन से बॉन्ड तोड़ने पड़ते होंगे? दीज ईस्टर बॉन्ड। इन बॉन्ड का नाम क्या है? इनका नाम ईस्टर बॉन्ड। इनका नाम ईस्टर। तो बताओ इन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता होगा। दीज बॉन्ड आर नोन एज ईस्टर। तो क्या ईस्टर बॉन्ड में भी वही रूल लगता है?
क्या? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ऑल्दो हमारे टॉपिक हेडिंग के हिसाब से ये पढ़ाना एप्ट नहीं है। क्यों एप्ट नहीं है? क्योंकि लिपिड्स आर नॉट द पॉलीमर, याद है? और हमारे टॉपिक का नाम क्या है? नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर को लिंक करने वाले मोनोमर के बीच में नेचर ऑफ बॉन्ड। बताओ, इसमें मैंने जो ये लिपिड पढ़ाया है वो उस हेडिंग में एप्ट है कि नहीं है? फिर भी मैं आपको चारों तरीके का फूड सिखाना चाहता हूं। आप दाल खा सकते हो सर, आप रोटी खा सकते हो सर, आप चावल खा सकते हो सर, आप सब्जी खा सकते हो सर, आप घी खा सकते हो। इनमें कुल मिलाकर 4 ही चीजें हैं। 4 चीजों के नाम, या तो प्रोटीन, या तो पॉलीसेकेराइड, या तो न्यूक्लिक एसिड, या तो लिपिड। और इन चारों को तोड़ने के लिए, चारों को यानी कि हमें डाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए? हाँ, तो याद रखना, एक बार मैं फिर लिख रहा हूं और सब लोग जवाब देंगे। हाइड्रोलिसिस। क्या हाइड्रोलिसिस या फिर डाइजेशन एक प्रकार का हाइड्रोलिसिस है? सारी हाइड्रोलिसिस डाइजेशन हो ये जरूरी नहीं है, बट द डाइजेशन इज अ टाइप ऑफ। इसीलिए ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर। और अगर मैं पूछूं सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलिटिक नेचर के हैं, तो आप क्या मतलब निकालते हो इसका? दे ब्रेक द बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और एब्सेंस ऑफ। यानी ये खाने के जितने भी बॉन्ड हैं, तुमने रोटी खाई तो रोटी टूटेगी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, चावल वाटर, घी वाटर। यस, एलिसा जी खड़ी हुई है। मुझे तो ये सब चीजें अजीब सी लगती हैं। मुझे क्या अजीब लग रहा है वो मैं आपसे पूछूंगा। पहली बात, मैं 4 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, अगर इनमें कहीं पर भी कोई गलती हो तो आप इसे वॉच आउट करिए। पहला पॉइंट, अगर मुझे स्टार्च डाइजेस्ट करना है तो एंजाइम का नाम एमाइलेज। क्या नाम होगा? एमाइलेज। चलो कोई बात नहीं बता पाएंगे। अगर मुझे प्रोटीन डाइजेस्ट करना है तो एंजाइम प्रोटीएज। कोई बात नहीं अलीसा जी, फील कूल। आप इतने दिनों बाद क्लास में लौटी हैं, क्या मजाक बात थोड़ी ना है। आज हम लोग जरूर कोई ना कोई अच्छा काम ही कर रहे होंगे तभी लौटी होंगी आप। अब आप क्लास नहीं छोड़ेंगे, रीजन व्हाटएवर, ठीक? या तो आप ये बोलिए कि सर मुझे आपका पढ़ाया समझ में नहीं आता, नहीं बोलिए फिर जाइए, और नहीं तो क्लास कोई भी कारण हो बस तुम मुझे बताओ। अब की बार ऐसी कोई बदतमीजी किसी ने की तो मुझे बताओ, बाकी मैं देखता हूं कौन है वो। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज। अच्छा बताओ, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला? अरे वाह, ये तो बड़ा जवाब दे दिया, न्यूक्लियस। देखिए आपकी मदद कितने लोग कर रहे हैं। देखो, स्टार्च को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को, न्यूक्लियस। अब मैं बोल रहा हूं लिपिड को डाइजेस्ट करना। हाँ, आप मुझे बताइए, अब आप केवल आपसे क्वेश्चन है, बाकी लोग शांत रहे, क्या लाइपेज भी एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है? यस, ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलिटिक इन, यानी दे ब्रेक द बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ। मैंने अलीसा जी घी पी लिया, घी की बड़ी सी ड्रॉपलेट पहुंच गई, इट इज अ फैट, एंड नाउ आई वांट टू डाइजेस्ट दिस फैट। तो किसी ने कहा कि लाइपेज आना चाहिए, लाइपेज आया। लाइपेज कह रहा कि मैं डाइजेस्ट तो कर सकता हूं इस बड़ी ड्रॉपलेट को, बट आई नीड वाटर। क्या चाहिए? तो बताओ, क्या ये फैट की ड्रॉपलेट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी? अगर डिसॉल्व नहीं हुई तो डाइजेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम हो, कोई भी, वो पानी की प्रेजेंस के बिना डाइजेशन
मैंने क्या खाया? घी। घी का डाइजेशन भी किसकी प्रेजेंस में? वाटर की। तो वाटर की प्रेजेंस में ही लाइपेज काम कर पाएंगे। तो बताओ ये डाइजेशन कैसे होगा? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इतनी देर मैंने भूमिका बनाई, अब बताओ। जस्ट बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप स्कॉलर रहे अपने स्कूल के, कुछ लोगों ने हमें बताया आपके परसेंटेज अच्छे हैं, और मैं आपको ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आया, अभी क्लासेस छोड़नी है। हाँ? मम्मी का नंबर अभी दे के जाना, अगली बार आपने क्लास छोड़ी मैं मम्मी को फोन करने वाला हूं कि बैठो। इस तरीके के क्वेश्चन के जवाब आपको देने होंगे, जैसे इस क्वेश्चन का जवाब हमें देंगे कौन? बस हाथ उठाएं। गुड, यस। देखिए इनके पास जवाब है। आपको मालूम है फैट वाटर में घुल, ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन इमल्सन तो बन सकता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। बोलो क्या नाम? कभी सुने नहीं आपने, रट्टा मारे हैं केमिस्ट्री में। बोलो कौन सा सॉल्यूशन? और कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन होता है इमल्सन। बोलो क्या होता है? हाँ? जैसे इमल्सन में हम लोग वाटर को क्रीम में घोल सकते हैं, ट्रू जैसा कि कोलाइडल? कोलाइडल। क्या दूध एक इमल्सन सॉल्यूशन है? नो सर। यस सर, मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन नोन एज इमल्सन। होगा क्या? यस। इनके हिसाब से इन्होंने एकदम सही जवाब दिया। नाम बताओ बेटा। हाँ, अंसारी साहब ने एकदम सही जवाब दिया कि जब हम खाना खाते हैं, हमारे स्टमक से होते हुए खाना जब इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पर एक ग्लैंड है, नाम बताओ? पैनक्रियास। और यहाँ पर एक ग्लैंड है, नाम बताओ? लीवर। लीवर में क्या बना? बाइल। फिर से बोलो। यहाँ है गॉल ब्लैडर। क्या है? क्या बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ? बाइल रिलीज हुआ कहाँ पर? इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में पड़ा है फैट। क्या पड़ा है? फैट को छोटी छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ा गया। ये बड़ी ड्रॉपलेट है, इसको छोटी छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ा गया। और जब भी कभी कोई बड़ी ड्रॉपलेट छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ा जाता है, सरफेस एरिया घटता है कि बढ़ जाता है? कुछ लोग कहते हैं घटता है। हाँ? अब बताओ, हर छोटी ड्रॉपलेट को वाटर चारों तरफ से घेर सकता है क्या? तो बताओ, पहले जो वाटर केवल इस सरफेस पे अटैच हो रहा था, क्या वो इन छोटी छोटी ड्रॉपलेट के चारों तरफ बेटा चारों तरफ हो गया? और अब लाइपेज चांस मारेगा। लाइपेज उस हर सरफेस को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा जहां पर क्या है? वाटर। तो बताओ, घी पानी में घुल जाएगा कि घुलने लगेगा? घुल जाएगा। क्या घुलना जैसा प्रतीत होगा? This solution is known as colloidal solution, also known as emulsion. Colloidal solution are so many types. One of the colloidal solution is emulsion. तो क्या जो फैट का बड़ा ड्रॉपलेट छोटी छोटी ड्रॉपलेट में टूटा है, तो बताओ क्या बनाया है? emulsion. तो फैट का बड़ा ड्रॉपलेट का छोटी छोटी ड्रॉप में तोड़ना, इट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। बोलो क्या नाम है? और इमल्सिफिकेशन बेटा अपने आप हुआ कि बाइल सॉल्ट? तो अगर बाइल सॉल्ट ना निकलते अंसारी जी, तो इमल्सिफिकेशन, और इमल्सिफिकेशन ना होता तो डाइजेशन ऑफ फैट। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉपलेट पानी में घुल पाती कि नहीं घुल पाती। तभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल के पास एंजाइम है कि नहीं है? नहीं, पर फिर भी वो डाइजेशन में हेल्प करता है। यस। क्यों? बाइल डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल, बट इट हेल्प इन। Why? Because it help in emulsification. Concept समझिए, it help in। और emulsification क्यों जरूरी है? Because lipase is a hydrolytic enzyme। कैसा एंजाइम? और ये बिना पानी के फैट को तोड़ेगा। बड़ी ड्रॉपलेट में, फैट की बड़ी ड्रॉपलेट में बताओ सरफेस एरिया में, पूरी सरफेस एरिया में पानी घुस जाएगा कि नहीं? तो बड़ी ड्रॉपलेट को बड़ा रखना पड़ेगा कि छोटा? बड़ी ड्रॉपलेट को छोटी छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ने की इस प्रक्रिया का नाम इमल्सिफिकेशन। और ये कौन करता है? बाइल। तो बाइल ना होता तो इमल्सिफिकेशन। कभी कभी पित्त की थैली में पथरी पड़ जाती है, इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। क्या बोलते हैं? और हम सर्जरी से इस गॉल ब्लैडर को हटा देते हैं। तो बताओ, बाइल बनता नहीं कि स्टोर नहीं?
बाइल बनता है लेकिन डायरेक्ट रिलीज कहाँ होता है? इंटेस्टाइन। तो कभी जरूरत है, नहीं जरूरत है, बाइल सीधे कहाँ है? इंटेस्टाइन। क्योंकि जब हम खाना खाते थे तब आता था इंटेस्टाइन में, किसके द्वारा? गॉल ब्लैडर। इसीलिए जिनके गॉल ब्लैडर का स्टोन हो जाता है उनको फैट रिच डाइट बहुत खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि फैट के डाइजेशन बहुत अच्छे बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बाइल बन रहा है लेकिन रिलीज सही टाइम पर नहीं। टॉपिक को एंड करें, जवाब दे पाओगे? बताओ कितने प्रकार का हम लोगों ने पॉलीमर पढ़ा? 3। और 4 प्रकार का फूड पढ़ा। 4 प्रकार का फूड। चारों फूड के नाम बताएं? बोलो। प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड हो गया और लिपिड हो गया। अब चारों को डाइजेस्ट करना है। चारों को डाइजेस्ट करना है तो इनके बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे। और इनके बॉन्ड जब बने थे तब वाटर जुड़ा था कि निकला था? पानी निकलने पर बॉन्ड बना था, तो पानी डालने पर बॉन्ड टूटा। इट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। फिर से बोलो। और अगर हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम का नाम पूछा जाएगा तो दीज आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। all the digestive enzyme, all the are hydrolytic enzyme. They break bond in presence of पानी नहीं तो डाइजेशन। तो क्या घी में भी पानी की जरूरत है? घी को डाइजेस्ट करने के लिए भी पानी की जरूरत है। और इसीलिए लाइपेज, कौन? जो किसको डाइजेस्ट करते हैं? घी को। उनको पानी चाहिए। पर बताओ पानी कभी घी को घोल पाएगा कि नहीं? नहीं। तो क्या कोई दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा? प्रोसेस का नाम इमल्सिफिकेशन। ये कौन करेगा? तो बाइल ना होता तो इमल्सिफिकेशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सरफेस एरिया ना बढ़ती, लाइपेज उतना बेटर काम, और डाइजेशन ऑफ फैट नहीं। कुछ याद आया? इन्होंने इतने सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर उठाया है। और पता नहीं क्यों उन्होंने कहा है कि वॉटसन क्रिक का मॉडल भी पढ़ा दीजिए सर। वॉटसन एंड क्रिक ये 2 साइंटिस्ट हैं जो दोबारा हमको मिलेंगे जेनेटिक्स में। जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा दोबारा ये लोग आपको मिलेंगे। और वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल सिखाया हमें। डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। और इसीलिए पिछली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। याद रखना, अगर पिछली क्लास की कुछ यादें आपके दिमाग में शेष हैं, अगर आपको लगता है कुछ भूली बिसरी यादें आपको याद हैं, तो प्लीज सो मत जाइएगा क्योंकि प्रोसेस लंबा है। यस, मैं डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर मेरी मदद कर गए तो आपका काम हो जाएगा। मैं पूरे बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, तुमसे केवल पूछूंगा। अगर तुमने बता दिया तो काम बन जाएगा। भलाओ यहाँ पर लेट्स सपोज इट इज एडेनिन। एडेनिन है सेकंड पोजीशन, OH है कि नहीं? तीसरी पोजीशन पे फॉस्फो ईस्टर और ईस्टर। क्या 5वीं पोजीशन पर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है? डाइस्टर की ईस्टर? याद है आपको यार? बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, क्या यहां पर मान लो ग्वानिन है, दूसरी खाली है, तीसरी पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ईस्टर और ईस्टर अभी भी बनाया था मैंने। तो कौन कौन सी पोजीशन? 3 और 5। अच्छा बताओ, इसके बाद क्या यहां पर भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है? 3 और 5। अच्छा बताओ, क्या यहाँ पर 3 पोजीशन खाली है? यहाँ पर कौन सी? 5। मैंने बोला था जिधर 5वीं पोजीशन खाली वो 5 प्राइम, जिधर तीसरी 3 प्राइम है। तो बताओ एक चेन का एक एंड 3 प्राइम कि 5 प्राइम? दूसरा। जहां पर फॉस्फेट खाली, जहां पर OH खाली, और बीच वाले में ना तो 5 खाली ना तो 3 भी किसमें? 5 भी किसमें? पक्का? चलो मैंने आपको पिछली बार पूरा डिटेल पढ़ाया है, इस बार पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए
जो लोग नहीं आए वो सफर करें। याद करो, आपको मालूम है पहला पोजीशन नाइट्रोजन बेस, दूसरा खाली, तीसरा OH, चौथा CO3, याद है, और पांचवा फॉस्फोडाइस्टर। अभी बनाते हैं, आपको 5 ऐसे बनाने हैं। पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा खाली, तीसरा देखते हैं अभी OH है कि नहीं है। आप लोग OH जितनी जल्दी से बोल रहे हो गड़बड़ कर रहे हो। चलो भाई, आपने जो प्रोसेस पीछे लागू किया था वो यही यहाँ पर लगाइए। बोलो, क्या यहाँ पर पहला नाइट्रोजन बेस है, दूसरा OH, खाली, तीसरा OH, चौथा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बोलो कौन सा, कौन कौन पोजीशन, 5 और 3, 5 और 3। अच्छा बताओ, यहाँ पर भी है। चलो बोलो, फॉस्फोडाइस्टर। कुछ लोग सो रहे हैं, जाग जाएं। ईस्टर और ईस्टर बताओ, यहाँ पर भी है। बोलो, फॉस्फोडाइस्टर, यस और नो। और यहाँ पर क्या बाकी है, पहला, पहला याद है। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, पांचवा पक्का। बताओ, इस तरफ कौन सा खाली, 3 प्राइम, और इस तरफ। अच्छा बताओ, मैंने चारगाफ रूल बताया था। एडेनिन के सामने हमेशा साइटोसिन। मान लीजिए ये साइटोसिन है तो ये गुआनिन, मान लीजिए थाइमिन है तो एडेनिन, पढ़ाया था। एडेनिन के सामने हमेशा डबल के ट्रिपल, 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 डबल हो गया। बताओ, आपके सामने डीएनए की एक चेन की 2 चेन, पैरेलल के एंटी पैरेलल। अब मैं इन चेन को ऐसे लगाता हूं। चलिए आपके सामने ये दोनों चेन सामने सामने लाता हूं। ये वाली हो गई 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये वाली हो गई 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बताइए, एडेनिन पेयर विद डबल की ट्रिपल, थाइमिन पेयर विद एडेनिन डबल की ट्रिपल, गुआनिन पेयर विद साइटोसिन डबल की ट्रिपल, साइटोसिन पेयर विद गुआनिन डबल की ट्रिपल। भाई वॉटसन क्रिक ने कहा कि ये तो सर आपने लीनियर चेन बनाई है। आप बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि लीनियर चेन तो है ही नहीं। द चेन आर हेलिकल लाइक दिस, कि नो डाउट यहां पर 5 प्राइम है और यहां पर 3 प्राइम। तो बताओ, इस चेन को सीधा रखा कि हेलिकल है। दूसरी चेन सर 3 प्राइम है से 5 प्राइम है, 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब बताओ यहां पर क्या है सर, रस्सी, डंडे, ये है ना। फिर बताओ क्या है, नाइट्रोजन बेस, एडेनिन पेयर विद थाइमिन, गुआनिन विद साइटोसिन विद थाइमिन विद। बताइए, डीएनए लीनियर है कि हेलिकल? एक हेलिक्स की 2, 2 चेन की एक। पढ़ा क्यों रहा हूं मैं? बताओ, डीएनए वाटसन क्रिक के हिसाब से एक चेन से बना है कि 2 से? दोनों पैरेलल की एंटी पैरेलल, एक 5 प्राइम टू, एक 3 प्राइम टू, लीनियर की हेलिकल। और अगर ये मॉडल नहीं दिख रहा तो वाटसन क्रिक का मॉडल कभी तुम्हें नहीं आएगा। अब जो मैं पूछता जाऊं वो जवाब देते जाओ, काम बन जाएगा। मैं लिख रहा हूं डबल हेलिकल मॉडल के पॉइंट्स। There are 2 chain. पहला पॉइंट है, there are 2 chains of DNA. First point. 2 चेन। दूसरा पॉइंट, both chain are anti-parallel. दोनों चेन एंटी पैरेलल है। If one chain is 5 prime to 3 prime, then other chain will be 3 prime to 5 prime. देख लो घूर घूर के, 5 prime to 3 prime to। Every chain have the backbone. हर चेन की क्या है? हर चेन की क्या है? Let's suppose this is a DNA chain. हर चेन की बैकबोन किसकी बनी है? रीढ़ की हड्डी की। It is made up of phosphodiester bond, and it is a bond between sugar and phosphate, sugar and phosphate, sugar and phosphate, sugar and phosphate, sugar and phosphate. तो हर चेन की बैकबोन, हर चेन की बैकबोन, it is made up of sugar phosphate bond. Third point, backbone of each chain
is made up of sugar phosphate bond. sugar phosphate bond, इनका नाम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मैं ये सुगर फॉस्फेट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा, तुम घबराना मत। बैकबोन ऑफ ईच चेन इज मेड अप ऑफ सुगर फॉस्फेट सुगर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आप सुनो, द नाइट्रोजन बेसेस आर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द चेन। फिर से ये चेन रही और चेन के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर क्या निकल रहे हैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बेस कहां निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द चेन एंड टुवर्ड्स आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द चेन। तो ये तीसरा के बाद चौथा पॉइंट है, नाइट्रोजन बेसेस प्रोजेक्टेड फ्रॉम chain of DNA and these are almost perpendicular, अपनी चेन से परपेंडिकुलर निकलते हैं। परपेंडिकुलर निकलते हैं एंड टूवर्ड्स आउटसाइड और इनसाइड, टूवर्ड्स इनसाइड, एंड दे फॉलो द चारगाफ रूल। कौन सा रूल फॉलो करते हैं, चारगाफ का रूल फॉलो करते हैं। बताओ, क्या चारगाफ का रूल बेस पेयरिंग रूल है? कौन किससे जुड़ा हुआ है, एडेनिन किसके साथ, थाइमिन, और ग्वानिन किसके साथ, साइलेंट। जितनी भी साइलेंट क्लासेस होती हैं इसमें 30% लोग सोते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन बाकी 70% लोग पढ़ते हैं। और जितनी भी शोरफुल वाली जितनी भी होंगी, उन वाली क्लासेस में 70% प्रेशर में रहते हैं, बॉदर होते हैं, और 30% जो उनको जगाना पड़ता। मैं अपने तरीके से बहुत अच्छे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन 30% लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ये सब क्या पढ़ा रहे हो, सीढ़ी डंडा, ये सब क्या बना रहे हो। कुछ ऐसे लोग हैं तो हाथ उठाएं बिना शर्म के, जिनको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेईमान लोगों, तुम में किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, डीएनए की कितनी चेन, 2, दोनों पैरेलल, थैंक गॉड आपको पता है। एंटी पैरेलल मतलब एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो दूसरा भी 3 प्राइम टू, अच्छा, दोनों चेन की बैकबोन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दैट इज सुगर फॉस्फेट सुगर, सुगर फॉस्फेट सुगर, सुगर फॉस्फेट सुगर, सुगर फॉस्फेट सुगर। पोजीशन 5 से 3 बॉन्ड पक्का। अब बताओ, नाइट्रोजन बेसिस प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स आउटसाइड और इनसाइड, इनसाइड, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, एंड दे फॉलो द चारगाफ रूल। एडेनिन पेयर विद ग्वानिन विद, एडेनिन और थाइमिन के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन में, एंड दीज बॉन्ड आर आयोनिक, कोवेलेंट और हाइड्रोजन। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में भी हाइड्रोजन। नहीं आया अभी, हेलिकल पूरा मॉडल गया नहीं, ये केवल स्ट्रक्चर का था। अभी मॉडल सुनो, बताइए ये स्ट्रक्चर लीनियर है कि हेलिकल? हेलिकल। 2D की 3D? 2D। देखो यहां से चालू किया, एक रिंग बना रहा हूं, अगर यही रिंग बन जाती इट इज अ सर्कल। सर नहीं समझ में आया, मैं इस पॉइंट से चालू कर रहा हूं और यहीं पर वापस आ रहा हूं, इट इज स्फीयर। कुछ लोग बोलते हैं सर स्फीयर, स्फीयर की सर्कल, हाँ सब कुछ गोल गोल है, ऊपर चंदा गोल गोल, नीचे धरती गोल गोल, पापा का पैसा, मम्मी की रोटी, एंटीबॉडी। तो गोल गोल में मम्मी की रोटी गोल है वो, लेकिन वो स्फीयर नहीं है। पापा का पैसा गोल है लेकिन वो स्फीयर, ऊपर चंदा गोल है वो स्फीयर है।
और नीचे धरती गोल है वो भी, तो सब कुछ गोल स्फीयर। हाँ तो भैया ठीक है। अब ध्यान सुनो, मेरी क्वेश्चन का जवाब जो लोग सही ढंग से देंगे वो जाग रहे। हेलिक्स का मतलब एक 360 डिग्री का सर्किल ही है, लेकिन दोनों एंड आपस में जुड़े नहीं है। सिर्फ यहां से चालू किया और यहां पर आए, बताओ कितना एंगल? 360। अगर ये जुड़ा होता तो सर्किल, नहीं जुड़ा तो हेलिक्स। कोई बोलता है हेलिक्स कैसे समझ में आया? स्प्रिंग देखे हो? अगर स्प्रिंग देखे हो तो हेलिक्स देखे हो। ला बिटिया दो, तुम्हारी गई आज बुक, नोटबुक गई आज बेटा, नोटबुक फट गई तुम्हारी। देखो ये है हेलिक्स। सर वहां से दिखाई नहीं पड़ रही, अपनी अपनी देख लो, बुक में होगा। क्या ये हेलिक्स है? बताओ, इस हेलिक्स में दो एंड आपस में जुड़ रहे? नहीं जुड़ रहे। तो क्या इसे फील कर पाओगे? तो बताओ, ऐसी एक हेलिक्स है डीएनए की कि दो? और दोनों साथ साथ चल रही हैं? अब बताओ, एक हेलिक्स जब एक सर्कल के बराबर घूमेगी कितना एंगल कवर करेगी? 360, 312। अगर तुम्हारे इमेजिनेशन ठीक है तो तुम इस हेलिक्स की इस बात को समझ पाओगे। सर ये 2D बनाना मेरी मजबूरी है, पर क्या ये 2D है? यस, मैं देखना ध्यान से बता रहा हूं। आप यहां से चालू हुए और सर आप यहीं पर पहुंचे। सर ये तो एस फॉर सुनील हो गया। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि ये यहीं पर चालू हुआ है और यहीं पर नीचे आया है, तो बताओ ये क्या है? हेलिक्स। तो मैं कहता हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हाफ सर्किल। कितना सर्कल? और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हाफ सर्किल। हाफ सर्किल और हाफ सर्किल, फुल सर्किल, जिसके दोनों एंड जुड़े नहीं है। आधे सर्किल का एंगल पता नहीं सर, 180। अगले आगे। तो अगर कभी कोई हेलिक्स 360 डिग्री कवर कर जाए, तुम इतना सोते का है यार? ऐसे बना देंगे तुम्हारी उल्टियां आ जाए। सर यो काया है, यो डीएनए है। यहां से लेकर यहां तक एक हेलिक्स कंप्लीट हो रही है, यहां से लेकर यहां तक दूसरी हेलिक्स कंप्लीट हो रही है। ये कितना एंगल? 360। ये कितना? 300। पर मैंने एक ही 360 डिग्री बनाने की कोशिश की। देखो ये रहा लाइक दिस। तो अगर मैंने बोला कि ये आधा और ये आधा सर्किल है, यहां से लेकर यहां तक आधा और यहां से लेकर यहां तक आधा, तो बोलते हैं डीएनए का उतना डिस्टेंस जिसमें वो 360 डिग्री कवर कर ले। कितना? 360। उसे बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच हुआ जिसमें विराट कोहली छक्के चौके मारता है। सो व्हाट इज पिच ऑफ डीएनए? अरे यार हम ही बेवकूफ हैं। मम्मी कसम है जिसने इधर बोर्ड की तरफ नहीं देखा। मम्मी, पता चल गया मम्मी को तो बहुत चप्पल मारी। सॉरी, हमारी मम्मी करती है ऐसा। तुम लोग की मम्मी प्यार से मिलती होगी। I was from the overcrowded family. Do you know about the overcrowded family? मान लो एक आदमी को रखने की जगह वो 4 लोग आ जाए, तो मम्मी जब 4 भाई और एक बहन, टोटल 5 लोग हम, और मम्मी जब रोटी बना रही है तो एक समय पर एक रोटी बना रही है, तो हम लोग एक रोटी के लिए लड़ जाते थे। वो चूल्हा था हम लोग के यहाँ, गैस सिलेंडर नहीं था, तो लकड़ी में वो फुकनी मार मार के। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट चूल्हा? अरे साला सब गधे हैं। तो मम्मी किसी तरीके से गरम गरम रोटी बनाती थी और यूं फेंकती थी। अब 4 भाइयों में कैच की प्रैक्टिस होती। यस, अब मेरे हाथ में आ गई गरम गरम, बाकी 3 देख रहे बदतमीज। तो मम्मी वहां से कहती थी चारों बांट के खा लो, लेकिन हम 4 भाइयों के बीच में इतने ईगो क्लैशेस होते थे। तूने पिछली बार पकड़ी थी, तूने, अब की बार मैं नहीं दूंगा। फिर मम्मा जो चिमटा उठाती थी, गरम गरम चिमटा, यू नो द चिमटा, फिर जो लबेर पंडित
अभी अभी जब मैं अपने बच्चे को एक दिन मार रहा था थप्पड़, तो मम्मी बोली ऐसे मारते हैं? मुझे गुस्सा आ गया, मैंने 2 चपाट मार दिए। बोले बदतमीज कहीं के, दया बिल्कुल नहीं, बच्चे को कितना छोटा है वो ऐसे मारते हैं। हमने कहा मम्मी आप करो अपना जमा। हमने कहा आपने कौन से औजार से नहीं मारा बताओ? बेलन से? बोले हाँ मारा है। चिमटे से? हाँ मारा है। झाड़ू से? मारा। और जब मैं भाग रहा था तो एंड दैट इज, उन्होंने चप्पल से मारा। क्या औजार है? निजाना बहुत खतरनाक था उनका। 4 भाइयों में किसी एक की तो पड़ती थी। मैंने तो इससे भी एक खतरनाक औजार से मार खाया। मेरे यहाँ भैंस रहती थी, गाय भैंस, उसकी एक जंजीर होती लोहे की, किसी ने देखी है? जो घुमा के ऐसे ही थोड़ी ना गोरे पैदा हुए थे, ऐसे काले नहीं हुए। कुछ भैंस का रंग चढ़ा, कुछ मेरा चढ़ा। कितना खुश। हाँ बेटा, मान लिया तो बिल्कुल सच है यार। शाम तुम जितने भी गोरे हो जाओ, गोरे तो सब बच्चे जब सुअर के पैदा होते तब भी होते हैं। No, you are quite a handsome boy. बेटा तुम समझ नहीं सकते मैंने अपने कालेपन से कितनी लड़ाई लड़ी है। मैं ऑलमोस्ट छक गया था, कभी कभी रोता था। एक मोहल्ले में 2, 4, 5 लड़के लड़कियां थी जो जैसे मुझे देखती थी, काला कलूटा, बैगन लूटा, काला। शान गुस्सा आ गया, अरे यार, अरे सॉरी यार, ऐसे मैं तुमको थोड़ी ना बोला। मेरे बच्चे, आई लाइक यू, मेरे सोना, मेरे बाबू। तो वो मुझसे जब बोलते थे काला कलूटा, बैगन लूटा, तो आई वॉज ऑलमोस्ट अ गिल्ट। अब एक कॉन्शियस था मैं कि हाँ मैं काला तो हूँ, कलूटा भी हूँ, बैगन लूटा क्यों? तो मेरी दीदी के पास एक फेयर एंड लवली की वो थी, तो वो मैं गायब कर देता था। यही तो रखी थी अभी, दीदी कहती थी। उन्होंने क्या मालूम कि मैं रात में लगाता था। किसी ने मुझसे कह दिया था रात में लगाओगे तो इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, सुबह गोरे हो जाओगे। मैं रात में ना चुपड़ चपाड़ के सोता था, सुबह उठता था, देखता था वैसा ही है। फिर बहुत दिनों बाद समझ में आया कि फेयर एंड लवली लगाने से भैंसे गायब। उस दिन से मुझे अपने काले रंग से प्यार हो गया। नहीं, आई लव इट। मैं जो भी हूँ, जैसा हूँ, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा बनाया। फिर मेडिकल कॉलेज में MBBS में जाकर के पढ़ा कि जो गोरे लोग होते हैं उन्हें स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा। अब बस यही बचा है बेटा। एक और बचाव का तरीका होता है, जब कोई तुम्हें कहे काला तो बोलो काला तो भगवान भी थे, अंदर अंदर रोए जा रहे हो। ए बेटा, काले रंग पे मैं PhD हूँ, तुम बात करो मैं बताता जाऊंगा तुम्हें। तो देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी इंसल्ट कर रहा हूं तो तुम बुरा मत मानो। ऐसे ही बोल दिया। मैंने देखे हैं एक्चुअली, तुम्हें नहीं, मतलब मैंने देखे हैं। नवस्था में सरताज जानता है, एकदम बड़े प्यारे प्यारे। अभी अभी सुअर के बच्चे पैदा हो, ऐसा लगा आ मेरे सोना, मेरे बाबू, क्यूटी पाई। बाद में तो जो वो खाते हैं भाई साहब। अब अगर शान का मन करे तो मेरे को गोली मार दे। जब दूसरे की बेइज्जती करते हो तो सहने की क्षमता रखो। हमने जैसे ही कहा, बोला सर मान लिया। तो ये तुम्हारी सारी बातें इस पे ट्रांसफर। ओके, देखो टाइम वेस्ट हो रहा आज। तो हम लोगों ने देखा, क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, पिच याद कर रहे थे। अब देखो भाई, एक बार मेरे साथ पिच फिर से बनाओ। क्या ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम की बेटा DNA है? दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। और बताइए, ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल, लाइक वाइज दिस हाफ सर्कल एंड दिस हाफ सर्कल, बताओ कितना एंगल? 300। तो मैं अगर यहां से लेकर यहां तक चलूं
तो क्या मैं एक लेंथ कवर करूंगा? दैट इज नोन एज पिच। तो कोई पूछे व्हाट इज पिच, बता पाओगे? इट इज अ डिस्टेंस ऑफ डीएनए हेलिक्स, डिस्टेंस ऑफ डीएनए हेलिक्स which traversed (360° एंगल, 360 डिग्री एंगल ट्रेवर्स करने पर जितना भी डिस्टेंस चले दैट इज नोन एज पिच। और इन पिच में नाइट्रोजन बेसेस पेयर के रूप में है। इन सारी पिच में बेटा नाइट्रोजन बेसेस पेयर के रूप में, वेयर एडेनिन पेयर विद थायमिन, थायमिन पेयर विद एडेनिन, ग्वानिन विद साइटोसिन, साइटोसिन विद। तो 360 डिग्री एंगल कवर करते करते तुम जितनी दूरी तय कर पाए डीएनए की, दैट इज नोन एज पिच। और ऐसा माना जाता है कि एक पिच में लगभग 10 बेस पेयर होते हैं। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर, लगभग 10 बेस पेयर। और सारे बेस पेयर दे आर इक्वी डिस्टेंट, बराबर दूरी पर होते हैं, इक्वी डिस्टेंट होते हैं। और एक पिच की जो लंबाई है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। व्हाट दैट मींस? 34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो मैं कह सकता हूं कि 10 बेस पेयर की बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है। नहीं, चूंकि, व्हाट इज चूंकि? दिस चूंकि, इसलिए सॉरी, दिस इज ओके, चूंकि इसलिए झूठ मत बोला करो। जो अपने टीचर को परेशान कर रहे हो, मैथ वैसे भी कमजोर थी हमारी। तो बताओ, चूंकि 10 बेस पेयर की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की दूरी 34/10 3.4 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 3.4 इंटू 10⁻⁻10। अगर इसे नैनोमीटर में चेंज किया जाए तो कुछ गड़बड़ है, सही है? बताओ, अगर मैं नैनोमीटर में कर दूं तो यहां क्या आएगा? 3.4 और वहां 0.34। कर दें? नहीं कर पाओगे? कर लोगे? अरे नहीं सर, 34 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 3 इंटू 10⁻⁻9, दैट इज नैनोमीटर। याद रहेगा? तो भैया उसी तरीके से आप लोग देख पाएंगे कि यहां पर जो वैल्यू 34 एंगस्ट्रॉम है वो 3.4 नैनोमीटर है। तो अगर मैं इसको करूंगा तो ये आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर। कुछ लोगों को गणित समझ में नहीं आए? ये क्या हो गया? कन्वर्जन है। बताओ, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 और नैनोमीटर 10⁻⁻9। नहीं आया ना? आ गया। दोनों हाथ निकालो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, उंगलियां मोड़ो। याद करो, प्रोटीन हेलिक्स वाज ऑलवेज, बट द डीएनए कैन बी राइट हैंडेड, कैन बी राइट हैंडेड हेलिक्स। एंटी क्लॉक दिख रही कि क्लॉक? एंटी क्लॉक। और लेफ्ट, मैंने कहा था एंटी क्लॉक और क्लॉक के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। क्या बोलेंगे? राइट हैंडेड एंड लेफ्ट। तो डीएनए हेलिक्स कैन बी ऑफ 2 टाइप। They must be right-handed and left-handed। 2 तरीके की हेलिक्स हैं, राइट-हैंडेड हेलिक्स एंड लेफ्ट-हैंडेड हेलिक्स, जिनमें से A DNA, B DNA and C DNA, they are the right-handed DNA, and the Z DNA, it is a left-handed DNA। ये डीएनए के नाम दिए गए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। तो राइट हैंडेड हेलिक्स में ए डीएनए, बी डीएनए एंड सी डीएनए है।
और लेफ्ट हैंडेड डीएनए में जेड डीएनए। वन थिंग मोर, अच्छा बताओ यहां से लेकर यहां तक चलने में कितना एंगल कवर किया? हाँ, तो मैं एक कैलकुलेशन और निकाल सकता हूं कि 10 बेस पेयर मिल करके कितना एंगल ट्रेवर्स कर रहे हैं? 360। तो एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितने एंगल पर होगा? 360 बटे 10, दैट इज 36। कभी घूमती हुई सीढ़ियां देखी हमने? घूमती हुई सीढ़ी ठीक एक के ऊपर एक होती है कि थोड़ा एंगल पे? बताओ, ये भी जो तुम्हारी हेलिक्स है वो घूमती हुई सीढ़ियों की तरह है, जिसका हर पायदान एक बेस पेयर है। हर पायदान, हर एक स्टेप एक बेस पेयर, और ठीक एक के ऊपर एक है कि एंगल पे। कितना एंगल पे? 36 डिग्री। नहीं, ये नहीं बात समझ में आई। आ गई? मान लो मैं सीधी सीढ़ी बनाता, तो ये तो सीधी सीढ़ी हो गई, और इसी सीधी सीढ़ी को मैं फोल्ड करने लगूं, तो क्या ये जो सीढ़ियों के ये स्टेप्स हैं वो ठीक ऊपर आएंगे कि एंगल में आएंगे? तो बताओ वो एंगल कितना होगा? मैंने निकाला कैसे? 10 बेस पेयर अगर टोटल मिलाकर कितना एंगल कवर कर रहे हैं? 360। क्यों 10? क्यों? क्योंकि व्हाट इज पिच? डिस्टेंस ऑफ डीएनए हेलिक्स विच ट्रेवर्स 360 डिग्री एंगल कवर करने पर कितने बेस पेयर? 10। तो 10 बेस पेयर ने मिलकर कितना एंगल कवर किया? 360। तो एक बेस पेयर ने 36 डिग्री एंगल कवर किया, यस और नो? तो 36 डिग्री एंगल कवर कर रहा। अब इधर आओ, राइट हैंडेड डीएनए और लेफ्ट हैंडेड डीएनए में इन डीएनए के नाम याद रखिएगा, जिनमें से ए डीएनए की एक पिच में 11 बेस पेयर, बी डीएनए में 10, सी डीएनए में 9 और जेड डीएनए में 12 बेस पेयर है। और हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? 10 वाला। कितने वाला? तो बी डीएनए इज अ टिपिकल डीएनए। बी डीएनए इज अ टिपिकल डीएनए। ज्यादातर लोगों के पास बी डीएनए है और यही एक रिप्रेजेंटेटिव डीएनए। ए डीएनए 11 बेस पेयर, बी डीएनए 10 बेस पेयर, सी डीएनए 9 बेस पेयर and the Z DNA is 12 base pair. Now, मेरा क्वेश्चन सुनो और जवाब दो। There is a right-handed DNA which have 40 degree angle between two base pair. Name the DNA. नहीं आया ना? There is a right-handed DNA which have 40 degree between the base pair. Which DNA? कैसे आया? कैसे आया? आपको मालूम है कि बेटा टोटल कितना एंगल होना चाहिए? 360। हाँ, पक्का? और बेटा बोला गया है कि बराबर कितना है? 40। और हमें नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने। क्या निकालने हैं? नंबर। तो नंबर इधर गया, 40 इधर आया, तो 360 बटा 40। बोलो 4 गवाही 36। कितने बेस पेयर आए? 9। 9 किसमें है? सी। नहीं आया? आया? अगर मैं बोलूं कि Z डीएनए के बीच में 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में, हाँ क्यों? 12 लोगों ने मिलकर 360, तो एक ने 360 बटे 12 कितना एंगल? 30। नहीं आया ना? हाँ, बिटिया को नहीं आ रहा। अच्छा पहले इतना समेटो, फिर बाकी बात पढ़ाते हैं। मैथ्स बहुत कई बार होती, कैलकुलेटेड माइंड नहीं होता, मेरा नहीं है, तो मुझे बड़ी तकलीफ आती थी। मैं वो तकलीफें समझ सकता हूँ, बहुत सारे बच्चों को आती हैं। इतना बता पाओगे? व्हाट इज पिच? मैं आता हूँ आपको बताना। व्हाट इज पिच? इट इज अ लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए ट्रेवर्स्ड बाय ऑन द रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल हेलिक्स घूम जाए तो जितना भी बेटा डीएनए में लेंथ आएगी, क्या आएगी? लेंथ। उस लेंथ का नाम बेटा, बिटिया दिखाओ जरा। मान लो मैं कह रहा हूं कि ये एक 360 डिग्री एंगल का कवर अप है, तो बताओ ये इसे क्या बोलेंगे? पिच। ये जो लेंथ है वो कितने एंगल में आई? 360।
तो 360 डिग्री एंगल कवर करने में जितनी लेंथ आई उसका नाम पिच। व्हाट इज पिच अगेन? इट इज द लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स व्हेन द हेलिक्स ट्रेवर्स्ड 360 डिग्री एंगल। अब बच्चों को कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा, कई लोगों को नहीं आता, मैं समझा रहा हूं आपको। मैंने बोला डीएनए दो प्रकार के, एक है राइट हैंडेड, चलो सर ने बता दिया, हमने लिख लिया। दूसरा है लेफ्ट हैंडेड, सब लोगों ने हां कर दिया, मुझे नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आने दो। बस मुझे इतना मालूम है जिसकी हेलिक्स राइट हैंड की तरह घूमे राइट हैंड, जिसकी लेफ्ट हैंड की तरह लेफ्ट। मुझे बताया गया कि ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए लेफ्ट है कि राइट, और इसकी एक पिच में एक कितने बेस पेयर हो गया, इसकी और इसकी, और मुझे बोला गया जेड में कितने। इसका मतलब ये भी 360 डिग्री एंगल जब घूमेगी तो एक पिच कवर करेगी, कितने बेस पेयर, ये जब करेगी तो कितने 10। हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे 10। इसका मतलब हम लोग कौन सा डीएनए पढ़े थे, बी डीएनए। बी डीएनए इज अ प्रोटोटाइप डीएनए और द टिपिकल डीएनए, ज्यादातर लोगों के पास बी डीएनए। एंड क्या ये डीएनए का रिप्रेजेंटेटिव है? अब मैं एक एक करके बताता हूं। जैसे मैं ए डीएनए पकड़ूं तो मैं बोलूंगा कि 11 बेस पेयर मिलकर के 360 डिग्री एंगल कवर कर रहे हैं। तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में 360/11 डिग्री का एंगल होगा। यस और नो? कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। ये ए डीएनए हो गया। अब आप बी डीएनए बोलते हैं 10 बेस पेयर मिलकर के 360 डिग्री एंगल कवर कर रहे हैं। तो एक बेस पेयर मिलकर के 360/10, बोलो ये कैलकुलेशन आराम से 36 डिग्री। तो यानी एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितनी डिग्री पर है, 36। तो कौन सा डीएनए है, बी डीएनए। अब आओ सी डीएनए, बोला गया 9 बेस पेयर मिलकर, 9 बेस पेयर, देखो सी डीएनए में कितने बेस पेयर, 9 बेस पेयर मिलकर के, 9 बेस पेयर मिलकर के कितना एंगल कवर कर रहे हैं, 360। तो एक बेस पेयर कितना, 360/9, बोलो कौन, 40 डिग्री सेंटीग्रेड लगा देता हूं क्या मैं, 40 डिग्री का एंगल, 40 डिग्री है। अब आया जेड डीएनए, तो मैं बोलूंगा जेड डीएनए के 12 बेस पेयर मिलकर 360 डिग्री। तो एक बेस पेयर बताओ, 360/12, 30। तो अगर दो बेस पेयर के बीच में 36 डिग्री है तो कौन सा, बी डीएनए। दो बेस पेयर के बीच में 40 डिग्री है तो सी डीएनए। दो बेस पेयर के बीच में 30 डिग्री है तो और दो बेस पेयर से 36 से थोड़ा कम है तो ए डीएनए। नहीं आया, नहीं आया, 33 के आसपास कुछ आएगा, 32 दशमलव याद रहेगा। तो बताओ आप लोग, मुझे बताओ क्या दो प्रकार के डीएनए हैं, कुछ कैसे राइट हैंडेड, कुछ विच वन इज अ टिपिकल डीएनए, क्या ये टिपिकल डीएनए है? So this was the topic given in your NCERT। आपके NCERT में इस टॉपिक को डिटेल में दिया गया था, मैंने थोड़ा और डिटेल में किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे जेनेटिक्स में दोबारा इसे पढ़ाना है, और पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पूछूंगा क्या मुझे डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, बता पाओगे? साइंटिस्ट का नाम वाटसन एंड क्रे। मैंने कम से कम 10 पॉइंट बोले होंगे, बता पाओगे? एक चेन की 2 चेन, पैरेलल की एंटी पैरेलल, एक 5'2", दूसरा 3'2", बैकबोन मेड अप ऑफ सुगर, फॉस्फेट सुगर, ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजन बेसिस। इनवर्ड और आउटवर्ड? इनवर्ड है, आउटवर्ड की इनवर्ड, प्रोजेक्टेड इनवर्ड है, लगभग परपेंडिकुलर है, बेस पेयर रूल है, 4 गैप का, एडेनिन पेयर विद ग्वानिन विद, एडेनिन और थायमिन के बीच में ग्वानिन साइटोसिन, पक्का? अब बताओ, मैंने बोला पिच क्या है, याद है? इट इज अ डिस्टेंस ऑफ
DNA helix. Distance of when it travels 360 degree. पक्का? शाबाश। अब बता रहा हूं एक क्वेश्चन, जो लोग ये कर देंगे उनको समझ में आया। लिखो क्वेश्चन। Okay. A DNA of 2 pitch having adenine guanine, cytosine and thymine. Adenine, guanine, cytosine, thymine pairing as a Chargaff rule. Pairing as a Chargaff rule, in which number of adenine bases are 8. Find the number of bases of guanine, cytosine and thymine. एडेनिन के 8 हैं, बेसेस पेयर नहीं बने, एडेनिन के 8 बेसेस हैं। तो अब आप थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन सब पता करिए। थाइमिन 4, वेरी गुड। थाइमिन 4 हो गया। अरे सिंपल सी बात है, एक पिच है कि 2 पिच? बताओ, अगर 2 पिच है तो यहां से यहां तक कितने? 10, और यहां से यहां तक 10 क्या है? बेस पेयर। 10 का है बेस पेयर, बेसेस नहीं। 10 बेस पेयर यहाँ, 10 बेस पेयर यहाँ। बेस पेयर का मतलब यहाँ 20 बेसेस है और यहाँ 20 और 20 टोटल बेसिस कितने हैं? 40 में से 8 है एडेनिन। 8 है तो जितने एडेनिन उतने थाइमिन। तो 8 कितने हो गए? थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन पेयर में होते हैं, डबल की ट्रिपल? डबल। तो 8 और 8 16। 40 में से 16 घटाओ। अरे टोटल कितने? 40 भाई, 20 और 20 40 में से 16 कितने निकले? एडेनिन और थाइमिन। तो 40 में से 16 घटा दो, बोलो कितने? 24 कौन होंगे? ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो आधे ग्वानिन, आधे साइटोसिन। तो बताओ कितने ग्वानिन? 12। साइटोसिन कितने? 12। कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया। बताओ, एडेनिन पेयर विथ ग्वानिन पेयर विथ, रूल ये है जितने एडेनिन उतने। मैंने इससे निकाला एडेनिन कितने है, तो थाइमिन भी। ये तो सोचना भी नहीं चाहिए था हितेन, जितने एडेनिन उतने थाइमिन। हमने पूरा डीएनए बोला है, 2 पिच का डीएनए। हमने एक का बोला ही नहीं था, हमने बोला था अ डीएनए ऑफ 2 पिच। उस पूरे डीएनए में जितने लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखें। क्वेश्चन था, बाकी लोग ध्यान से देखें, जिनको आ गया ठीक है। क्वेश्चन था कि एक डीएनए है जिसमें 2 पिच है। एक पिच यहां आके समाप्त हुई, दूसरी पिच यहां आके समाप्त हुई। अब यहां से लेकर यहां तक एक पिच और यहां से लेकर यहां तक दूसरी पिच। अब बी डीएनए है तो 10 बेस पेयर यहां। चलो पिच बना रहा हूं, पिच लाइक दिस। तो यहां से लेकर यहां तक 10 बेस पेयर और यहां से लेकर यहां पर भी 10 बेस पेयर। तो कुल मिला के पहले बेस पेयर का मतलब क्या होता है? एडेनिन और थाइमिन एक पेयर है, तो एक पेयर में कितने लोग? 2। एक जोड़ी चप्पल में कितने चप्पल? इसी भाषा में समझते हो तुम लोग। तो एक बेस पेयर में कितने बेस पेयर? 2। तो 10 बेस पेयर में कितने बेसेस?
10 बेस पेयर में 20 बेसेस, बताओ इनमें भी 20 बेसेस, तो 20 और 20 टोटल कितने बेसेस? 40। यानी पूरे जितना डीएनए मैंने पढ़ाया उसमें कितने बेसेस हैं? 40। तो 40 बेसेस इस डीएनए में यहां से यहां तक है, और इन 40 में मैंने आपको क्लू दिया कि एडेनिन कितने हैं। तो एक रूल है कि एडेनिन बराबर थायमिन, क्योंकि जितने एडेनिन उतने, क्योंकि एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? थायमिन। तो अगर 8 ये हैं तो 8 ये भी होंगे, और 8 और 8 16 बेस पेयर तुम्हें मिल गए, और टोटल होने कितने हैं? 40। तो 16 मिल चुके हैं, 40 टोटल हैं, तो 40 माइनस 16 बचे कितने? 24। 24 में कौन होगा? जी और सी। जितने जी उतने सी, तो 24 का आधा। तो बताओ जी कितने होंगे? 12। जी होंगे 12, सी कितने होंगे? 12। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। नींद आ गई? यस सर। बताओ डीएनए कितने प्रकार के? 2। एक कौन? राइट लेफ्ट। मैं आपको बता दूं, अगली क्लास मत छोड़ना, क्योंकि एंजाइम शुरू करूंगा, और बहुत सारे लोगों का एंजाइम बहुत वीक पोर्शन है। तो आप लोग एंजाइम जरूर पढ़िए। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। बेटा बंद कर दो इसे।